जय श्री राम बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण यानी आप सभी को पता है, और तो आज हम इस पार्ट में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। वर्ण यानी भाषा की वह सबसे छोटी सी छोटी इकाई या ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब उसे और छोटा नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो आज इस पाठ में हम वर्ण, वर्णमाला, उनकी मात्राएं और उनके उच्चारण और मात्राओं का सही जगह पे उसका उपयोग किस तरह किया जाता है, ये सब हम इस पाठ में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का पाठ, जिसका नाम है वर्ण विचार। विचार यानी सोचना। हमें वर्णों के बारे में सब कुछ अच्छे से सीखेंगे हम यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी हिंदी व्याकरण टेक्स्ट बुक निकालिए, उसमें पाठ 2। तो देखिए यहाँ पे हमें वर्ण के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते पाठ हमारा। भाषा बोलते समय हम अनेक ध्वनियाँ अपने मुंह से निकालते हैं, है ना। जैसे हम कुछ भी वर्ड बोलते हैं तो हर एक वर्ड की एक अलग ध्वनि होती है। ध्वनि मतलब साउंड, आवाज़, है ना। तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वो ध्वनियाँ अलग अलग होती है, हर शब्द की एक अपनी अलग ध्वनि होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है परी, चूहा, शेर। इन सब को हमने जब बोले तो अलग अलग साउंड किया, सबका एक ही उच्चारण हुआ नहीं, सबकी अलग अलग ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकली। तो ये सभी शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। तो ये जो शब्द है, इन शब्दों को में बहुत सारी ध्वनियाँ होती है और इन ध्वनियों को मिलाकर एक शब्द बनता है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कैसे। तो यहाँ पे परी लिखा हुआ है। परी तो ये 2 ही वर्ण है इसमें, लेकिन इसमें बहुत सारे वर्णों का उच्चारण होकर ये एक परिवर्ण बना है। तो वो कैसे? देखो प, इसके नीचे छोटी सी लाइन है, इसे क्या कहते हैं? आप सभी को पता है, इसे हलंत कहते हैं। मतलब जिस किसी भी वर्ण के नीचे ये तिरछी रेखा लगी होती है तो वह वर्ण क्या होता है? आधा होता है। मतलब उसमें अ स्वर मिला हुआ नहीं होता है। तो प हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस ई। कौन सी ई? बड़ी ई, क्योंकि री में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। तो इन वर्णों को मिलाकर ये एक शब्द बना। कौन सा शब्द? परी। फिर चूहा का देखते हैं हम। च हलंत प्लस बड़ा ऊ। क्यों बड़ा ऊ? क्योंकि चू में बड़े ऊ की मात्रा है, इसलिए। फिर ह हलंत प्लस आ। तो देखिए इन ध्वनियों को मिलाकर क्या बना? एक चूहा शब्द बना। फिर शेर। तो श हलंत प्लस ए प्लस र प्लस अ। तो इनको मिला के क्या बना? शेर। तो इस प्रकार अलग अलग ध्वनियों को मिलाकर एक शब्द बनता है। उसे क्या कहते हैं? वर्ण, है ना। तो चलिए हम देखते हैं। और अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। देखिए ये जो वर्ण है प, अब इसको और छोटा कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। यहाँ पे ये जो परी शब्द था, इसको हमने छोटा कर दिया, मतलब इसके पूरे टुकड़े कर दिए। इसको अलग अलग टुकड़े करके देखो, ये प अ र ई, ये इस तरह इसके अलग अलग टुकड़े हो गए इस परी शब्द के, और इन सबको मिलाकर क्या बना? परी बना। लेकिन अब जो हमने परी के जो टुकड़े किए हैं, इसको और छोटा नहीं कर सकते, इसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। तो यही जो वर्ड है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वह क्या कहलाते हैं? वर्ण। यानी ये सब जो वर्ड है
जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, ये सब क्या हुए, हमारे वर्ण हुए। समझ में आया? तो वर्ण उसे कहते हैं जिस ध्वनि के हम और टुकड़े नहीं कर सकते। टुकड़े मतलब उसे और अलग नहीं कर सकते। जिस तरह हमने यहाँ पे परी, चूहा, शेर, इन शब्दों को अलग अलग कर दिया है ना, उन सबको अलग अलग कर दिया। तो ये तो इन शब्दों के टुकड़े हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो शब्द है वर्ण है श, ए, र, अ, अब इनको हम अलग कर सकते नहीं। तो यही जिन वर्णों को हम अलग नहीं कर सकते वही क्या कहलाते हैं, हमारे वर्ण कहलाते हैं। और ध्वनि का लिखित रूप मतलब जो हम लिख सकते हैं उन रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो चलिए अब वर्ण की एक बार परिभाषा देख लेते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यस, अभी मैंने आपको बताया कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई इसलिए है क्योंकि हम उसको और नहीं तोड़ सकते, तो उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। समझ में आया? अब आपको मैं इसको एक संक्षिप्त में बताती हूँ। जो हमारे वर्णमाला होते हैं, स्वर और व्यंजन, इन्हें हम तोड़ सकते हैं, इनके हम टुकड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। समझ में आया आपको? अब चढ़ते हैं हमारे अगले चीज़ की ओर, जो है वर्णमाला। अब ये वर्णमाला हमारे किससे बनती है, स्वर और व्यंजनों को मिला के क्या बनती है, पूरी वर्णमाला बनती है। और हमारे हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11, और व्यंजन कितने होते हैं, 33। तो स्वर और व्यंजनों का निश्चित क्रम और समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। अब इसे हम आपकी टेक्स्ट बुक के अनुसार इसका और अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो चलिए अब हम सीखेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला में देखो, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, हर एक लैंग्वेज की अपनी वर्णमाला होती है ना। जैसे अंग्रेजी में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो अंग्रेजी की वर्णमाला कौन सी हुई, A to Z, ये सब क्या हुए, अंग्रेजी के वर्ण हुए। और हिंदी के वर्ण अ, आ, ई, और फिर स्वर, हमारे जितने भी स्वर है वो, और व्यंजन, ये सब मिला के क्या बने, हमारे वर्णमाले, है ना। और हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11, और व्यंजन कितने होते हैं, 33। और इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनती है, वर्णमाला बनती है, जो मैंने आपको अभी बताया है। वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं उनके जो निश्चित क्रम मतलब जो लाइन से उन्हें अरेंज किया गया है, उनको, उनके सही क्रम को और उनके समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णमाला में हमारे स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, तो क्या बनता है, हमारा पूरा एक वर्णमाला बनती है। जिस तरह मोतियों की माला होती है, उसमें बहुत सारे मोतियों को एक साथ अरेंज किया जाता है, फिर क्या बनती है, एक पूरी माला बनती है ना। और वो मालाएं हमारी मम्मी वगैरह, हमारी बहनें पहनती है। उसी प्रकार वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के निश्चित क्रम और निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्णमाला। अब हम स्वर देखते हैं। स्वर तो आप सभी को पता है, कौन से हमारे स्वर, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या है, हमारे स्वर है। और इन स्वरों की सबकी अपनी अपनी क्या होती है, मात्राएं होती है ना। और इन मात्राओं के प्रयोग से ही हम शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं।
तो इन सभी की अपनी अपनी मात्राएं होती है। अब आगे देखते हैं, हिंदी में वर्णमाला में स्वरों के साथ अंग और अह भी लिखे जाते हैं, है ना। ये हमें पता है कि स्वर के साथ अंग और अह भी लिखे जाते हैं। ये न तो पूर्णतः स्वर है और न ही व्यंजन। इसका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो अंग और अह है, इसका उच्चारण मतलब इसको बोलने के लिए हमें अ का प्रयोग करना पड़ता है। अ के बिना हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। आप बोल के देखिए अंग, तो जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो अ की ध्वनि साउंड करती है। और ये जो दो है अंग और अह, ये दोनों न ही स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्वर। अब हम इनकी मात्राएं पढ़ लेते हैं। अंग की मात्राएं, इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। और इसका उच्चारण किससे होता है? नाक से। आप बोल के देखिए अंग अंग, ऐसे जब हम बोलते हैं तो नाक से ध्वनि निकलती है ना। इसलिए इसका उच्चारण जब हम करते हैं अंगूर, आप बोल के देखिए अंगूर। जब हम अंगूर बोलते हैं तो देखिए नाक से उसका अंग का जो उच्चारण है वो नाक से होता है। फिर दूसरा है चंद्रबिंदु। तो चंद्रबिंदु को क्या कहते हैं? अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। और इसका उच्चारण किससे होता है? मुंह और नाक दोनों से होता है। इसका उच्चारण किससे होता है? मुंह और नाक। मतलब जब हम इसको बोलते हैं तो मुंह और नाक दोनों का सहायता से इन वर्णों का उच्चारण होता है। फिर अब उसके बाद अह, इसको क्या कहते हैं? विसर्ग। अह, इसको क्या कहते हैं? विसर्ग। तो आप बच्चों एक बार अह बोल के देखिए। अह, जब हम इसको बोलते हैं तो लास्ट में ह का उच्चारण होता है। अह, है ना, ह का उच्चारण होता है, तो इसका उच्चारण अह होता है। ऐसा लगता है कि लास्ट में हम ह बोल रहे हैं, और इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो ये 3 बातें हमने आज सीखी। अंग, अह, जो हम इसका उच्चारण करते समय किन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं वो हमने आज इसमें सीखा। अब स्वर की मात्राएं सीख लेते हैं। स्वरों की मात्राएं, ये तो हमें सभी को पता है कि प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये जो अ है वो हमारे हर एक व्यंजनों में मिला हुआ होता है। प्रत्येक व्यंजन में अ मिला हुआ होता है, और अ के बिना कोई भी व्यंजन पूरा नहीं होता है ना। ये आप सभी को पता है। फिर है आ की मात्रा कैसी होती है? एक स्टैंडिंग लाइन। और आ से कुछ बने हुए शब्द यहाँ पे उदाहरण के लिए हमें दिया हुआ है। देखिए काला, जाला, जिसमें आ की मात्रा लगी हुई है। तो जब हम उच्चारण करते हैं तो आ ध्वनि का साउंड होता है। फिर उसके बाद ई की, छोटी ई की मात्रा इस तरह होती है। इसके शब्द सिर, खिल। फिर बड़ी ई की मात्रा इसके ऑपोजिट, छोटी ई की मात्रा के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। और इसके शब्द है कुछ किल और भीड़। फिर छोटा ऊ की मात्रा ये रही, और इसका शब्द कुत्ता और पुल। फिर बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह होती है, और इसके शब्द है दूर और फुल। फिर ऋषि की मात्रा, तो ये कैसी होती है? सी के तरह, कृपा और प्रकृति, ये इसके शब्द है। फिर नेक्स्ट है ए की मात्रा। ए की मात्रा किसी भी शब्द के कहाँ लगते हैं? ऊपर लगती है, और ये एक होती है। जैसे देखो यहाँ पे लगी हुई है भेड़, सेब,
है ना। फिर ऐ की मात्रा, ये कितनी होती है, 2 होती है, और ये भी शब्द के कहाँ लगती है, ऊपर लगती है। और इसके शब्द पैसा, कैसा। फिर ओ की मात्रा, एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक मात्रा होती है, ढोल और मोर। फिर औ की मात्रा, ये कितनी होती है, ऊपर 2 होती है और एक स्टैंडिंग लाइन, कौन, मौन। तो ये सब स्वरों की मात्राएं हैं। और बच्चों, जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है और ऋषि की, ये तीनों मात्राएं किसी भी वर्ण के कहाँ लगती है, नीचे लगती है ना। ये सारी मात्राएं हम सभी को आती है, एक बार हमें रिवीजन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है व्यंजन। तो व्यंजन कितने होते हैं हिंदी में, 33। लेकिन यहाँ पे देखो, हर एक व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगी है। इन तिरछी रेखा को क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं, हलंत। तो ये जिस किसी भी वर्ण के नीचे लगे होते हैं वह क्या होता है, आधा होता है, मतलब अ के बिना, अरहित होता है। तो यहाँ पे हर एक व्यंजन में यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, इसलिए यह हलंत कैसे है, स्वर रहित है, स्वर रहित है, इसलिए इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। ठीक है। और हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं, 33। 33 मतलब 33। अब हम पढ़ते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर यानी ऐसे अक्षर जो 2 शब्दों से, 2 वर्णों से, 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। 2 व्यंजनों को जोड़कर एक वर्ण बनता है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। और हिंदी में कितने संयुक्ताक्षर हैं, 4। कौन कौन से, श्र, त्र, ज्ञ, श्र। आपको पता है ये चारों जो व्यंजन हैं, इन चारों में प्रत्येक में 2-2 वर्ण हैं। इन दोनों वर्णों को मिलकर एक वर्ण बने हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो हम पढ़ते हैं आगे। देखिए, व्यंजनों के अंत में श्र, त्र, ज्ञ, श्र लिखे होते हैं, इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्ताक्षर क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 व्यंजनों के मिलकर बनने से एक व्यंजन बनता है, उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। संयुक्त यानी मिलना, मेल। ठीक है। अर्थात ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये 2 व्यंजनों के मेल से, मेल यानी मिलना, मेल से बनते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर। ठीक है। और ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, श्र, त्र, ज्ञ, श्र। अब देखते हैं हम श्र कौन कौन से व्यंजनों से बना है, क हलंत प्लस श्र, इन दोनों से क्या बना है, श्र। फिर त्र किससे बना है, त हलंत और र, इससे क्या बना है, त्र। फिर ज्ञ किससे बना है, ज हलंत और अर्ण, इनसे क्या बना है, ज्ञानी का। फिर श्र किससे बना है, श हलंत प्लस र, इससे क्या बना है, श्र, है ना। तो ये प्रत्येक जो व्यंजन है ये 2 वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं, व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जी हाँ, ये अभी मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक व्यंजन में क्या होते हैं, स्वर मिले होते हैं। और कौन सा स्वर होता है, अ। तो सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। इन्हें स्वरों के बिना लिखा तो जा सकता है पर बोला नहीं जा सकता। जी हाँ, स्वर के बिना हम लिख तो सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श, ज, क, त।
ये जो है तिरछी रेखा लगी है, इसका मतलब क्या है, ये आधे है, मतलब अ के बिना, स्वर के बिना है। इसे हम लिख तो सकते हैं लेकिन हम इसे बोल सकते हैं नहीं। फिर हिंदी की वर्णमाला में यदि व्यंजन स्वर के बिना हो तो उसे हलंत यानी इस तरह के निशान के साथ लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे भी है ना, ये सब हलंत लगे हुए हैं, मतलब ये स्वर के बिना है, ये आधे है। इसे हम लिख सकते हैं लेकिन इसे हम बोल नहीं सकते हैं। इसलिए हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला हुआ होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। स्वर सहित व्यंजन, मतलब जिसमें स्वर लगे हुए हैं वो व्यंजन यहाँ पे लिखे हुए, और स्वर रहित, रहित मतलब स्वर के बिना वाले व्यंजन ये रहे। तो ये आपको सिर्फ उदाहरण के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि जिस व्यंजन के नीचे भी अगर ऐसे इस तरह से तिरछी रेखा लगी हो तो वो कौन से व्यंजन होते हैं, स्वर रहित। और जिसमें तिरछी रेखा लगी ना हो वो कौन से होते हैं, स्वर सहित। सहित मतलब स्वर के साथ और रहित मतलब स्वर के बिना। ठीक है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। स्वरों की मात्रा होती है पर व्यंजनों की मात्रा नहीं होती है। जी हाँ, ये हमें पता है। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं, बहुत सारे शब्दों को मिला के क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, है ना। और स्वरों की मात्रा होती है, जी हाँ, प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है लेकिन व्यंजनों की मात्रा नहीं होती है। व्यंजनों में स्वरों की मात्रा मिलाकर हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब र की मात्रा देखो, आपको पता है र के साथ छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा इस तरह लगती है। तो र में छोटे ऊ की मात्रा कैसी होती है, ऐसे नीचे सोई हुई होती है, और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे स्टैंडिंग में होती है। यही इसकी पहचान है। छोटे ऊ की मात्रा ऐसे स्लीपिंग में होती है और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे थोड़ी स्टैंडिंग में होती है। तो ये क्या है, र की, छोटे ऊ की और बड़े ऊ की पहचान है। ठीक है, और ये उसके कुछ शब्द दिए हुए हैं। रुपया, रुक, रुंझुन, रूप, रुखा, अमरुद। ये सब र के छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द हमें दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ मतलब जो ऐसा वर्ण है जो अर्धचंद्राकार वाला होता है। और वो कौन सा है आगत वर्ण, ये रहा अ। ये क्या है, आ है, इसके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु बना हुआ है। चंद्र बिंदु पूरा कैसे होता है, ऐसे होता है और इसके बीच में डॉट होता है, लेकिन ये अर्धचंद्र बिंदु है, इसमें डॉट नहीं होता है। तो इसे क्या कहते हैं, आगत। क्या कहते हैं, आगत। अब इसे आगत क्यों कहते हैं वो हम लोग सीखते हैं। और आगत ध्वनि कौन सी होती है, अ। ये एक होती है, इसको उच्चारण कैसा होता है, अ। और इसे आगत क्यों कहते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं और सीखते हैं। हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि इसे जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। हाँ, हिंदी भाषा को हम जिस तरह बोलते हैं ठीक उसी प्रकार हम उसे लिख सकते हैं, है ना। उसमें हम बिना कोई परिवर्तन किए, फेरबदल किए ही हम जैसा बोलते हैं वैसा हम उसे लिख सकते हैं। हिंदी भाषा में कुछ अंग्रेजी, अरबी और फारसी भाषा के शब्दों को अपनाया है। हिंदी में इन शब्दों के साथ उन ध्वनियों को भी अपनाया ताकि इन शब्दों का सही उच्चारण किया जा सके। इन ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहते हैं। मतलब हिंदी भाषा में अंग्रेजी, अरबी और फारसी इन भाषाओं को भी अपनाया गया है।
अब इन भाषाओं को जैसे हम बोलते हैं वैसे ही लिखने के लिए किन ध्वनियों का प्रयोग किया है? आगत ध्वनियों का। किन ध्वनियों का? आगत ध्वनियों का। तो वो कौन सी है देखते हैं, चलिए। अंग्रेजी भाषा के शब्दों के सही उच्चारण के लिए अ ध्वनि को अपनाया गया है। यस, तो ये जो अ है ये कौन सी ध्वनि है? अंग्रेजी भाषा के उच्चारण के लिए, यानी अंग्रेजी भाषा जब हम बोलते हैं और उसको लिखने के लिए, हिंदी में लिखने के लिए इस अ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका उच्चारण आ तथा ओ का मिश्रित उच्चारण होता है। तो ये जो अ है इसका उच्चारण आ और ओ इन दोनों का मिश्रित है, मतलब इन दोनों को मिलाकर जो उच्चारण होता है वह कौन सा उच्चारण होता है? अ। इसका उच्चारण कैसा होता है? अ। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, चौक, डॉक्टर, फ्रॉक, यानी इस आगत ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ होती है जिसको विदेशी ध्वनियाँ होती है, जो विदेश की जो भाषाएं होती है उसको हिंदी में लिखने के लिए हमें सहायता होती है। ये हिंदी की ध्वनियाँ नहीं होती है, ये कौन सी होती है? विदेशी ध्वनियाँ होती है। उन ध्वनियों को हिंदी में लिखने के लिए हमें इन आगत ध्वनियों का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। आगत ध्वनि के कुछ उदाहरण जिससे आपको इन आगत ध्वनियों के अंतर का अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने 2 उदाहरण दिए हुए आपको समझाने के लिए। एक है बाल और इसमें है आगत ध्वनि लगी है ना, और अर्धचंद्र लगा हुआ है, तो इसका उच्चारण कैसे होगा? बॉल। तो दिखने में ये दोनों शब्द सेम है, बट इन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है और इसका उच्चारण भी बहुत अलग है। पहला क्या है? बाल। बाल यानी आप सभी को पता है हमारे बाल जो हमारे सिर में होते हैं वो, और दूसरे में आगत ध्वनि लगी है। यह वर्ण कौन सा है? अंग्रेजी का है, इंग्लिश का है। इसको हिंदी में जैसे हम बोलते हैं वैसे ही लिखने के लिए किस ध्वनि का प्रयोग किया है हमने? आगत ध्वनि का, है ना। ये बात आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी मैंने कि हिंदी में जो वर्ण हम बोलते हैं उसको जैसे के वैसे लिखने के लिए आगत ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? बॉल। बॉल यानी जो हम खेलते हैं, खेलने वाला जो बॉल होता है वो। तो दोनों वर्ण में कितना अंतर है ना। आगत ध्वनि लगते ही उसका अर्थ बदल जाता है। फिर दूसरा उदाहरण है हट, और आगत ध्वनि लगा हुआ वर्ण है हॉट। तो हाट यानी बाजार, मार्केट, और हॉट, हॉट यानी गरम, गरम चीज़ें। तो आगत ध्वनि लगते ही इसका उच्चारण बदल गया। और ये भी अंग्रेजी का वर्ड है, इसको हिंदी में लिखने के लिए हमने आगत ध्वनि का उपयोग करके इसको इस तरह लिखा है। तो समझ में आया आपको? आगत ध्वनि वह ध्वनि है जो अंग्रेजी भाषाओं को जय का तो हिंदी में लिखने के लिए हमें सहायता होती है। अब आगत ध्वनि के कुछ और उदाहरण देखिए। कॉफ़ी, सब में आगत ध्वनियाँ लगी हुई है, देखो, है ना। कॉफ़ी, हॉस्पिटल, डॉल, मॉल, कॉटन, सॉस, बॉटल, बॉस, ऑफिस, कॉलोनी, वाटर, ये सारे वर्ड अंग्रेजी के हैं। इसमें आगत ध्वनि लगाकर हमने हिंदी में से ज का तो लिखा है ना। समझ में आया आगत ध्वनियाँ? अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे वर्ण की ओर, जो है नुक्ता वाले वर्ण। नुक्ता यानी वह वर्ण जिसके नीचे ये छोटे से डॉट दिख रहा है आपको, ये डॉट लगाते हैं। अब ये वर्ण कौन से होते हैं? ज और फ। ज, इसका उच्चारण कैसे होता है? ज और फ।
कैसे होता है इसका उच्चारण? ज और फ। तो चलिए अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। इस प्रकार अरबी तथा फारसी के शब्दों को भी हमने अपनाया है। मतलब हिंदी में हमने अरबी भाषा और जो फारसी भाषा है उन शब्दों को भी अपनाया है। अपनाया है मतलब उसका उपयोग हमने हमारे हिंदी के भाषा में किया है। इन शब्दों के साथ ज तथा फ ध्वनियों को भी स्वीकार किया। इसका उच्चारण हिंदी के ज तथा फ से भिन्न है। कुछ शब्दों में इन ध्वनियों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में अंतर आता है। हाँ, नुक्ता वाले जो शब्द होते हैं उनको लगाने के बाद शब्द में अर्थ में पूरा परिवर्तन हो जाता है। वो हम उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सज़ा। इसमें देखिए नुक्ता लगा हुआ है इस जा में, तो इसका मतलब क्या हुआ? दंड। और यहाँ पे सेकंड वाले में सजा, इसको कैसे पढ़ेंगे हम? सजा। और इसको कैसे पढ़ेंगे? सज़ा। इसमें थोड़ा ज में ज़ोर डाल के पढ़ेंगे। फिर ये जो सेकंड वाला सजा है इसका मतलब क्या होता है? सजाना। और ये वाले सज़ा में दंड यानी पनिशमेंट। तो देखिए ये दोनों वर्ण एक जैसे ही है, बट इसमें नुक्ता लगते ही इसका अर्थ बदल गया है। फिर उसके बाद सेकंड एक उदाहरण है ज़रा, और यहाँ पे जरा। तो जरा मतलब बुढ़ापा, और ये नुक्ता लगने वाला जो वर्ण है ज़रा मतलब थोड़ा, है ना। तो देखा आपने कि नुक्ता वाले वर्ण लगाते ही शब्द का अर्थ कितना बदल जाता है। और ये हिंदी, अरबी और फारसी के शब्दों को लिखने के लिए इन ध्वनियों का उपयोग करते हैं। और आगत ध्वनि कौन सी होती है? अंग्रेजी भाषा के लिए। और नुक्ता वाले वर्णों के लिए अरबी और फारसी जो भाषा होती है उन ध्वनियों को लिखने के लिए नुक्ता वाले वर्ण का प्रयोग करते हैं। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। राज। तो ये जिसमें नुक्ता नहीं लगा है, राज यानी शासन। और एक दूसरा राज जिसमें नुक्ता लगा होता है, राज, उसका मतलब क्या होता है? संदेह, है ना। तो नुक्ता लगते ही एक राज और एक राज दोनों का अर्थ बदल जाता है। तो ये थे हमारे नुक्ता वाले वर्ण। अब हलंत मैंने अभी आपको बताया, एक तिरछी रेखा लगते ही वह वर्ण क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। अरहित व्यंजनों के नीचे हलंत यानी कि तिरछी रेखा लगाते हैं। जिन वर्णों में अ का उपयोग नहीं होता है, अ नहीं लगे होते हैं, उन वर्णों को दर्शाने के लिए इस तरह से तिरछी रेखा लगाते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि वह वर्ण कैसे है? अरहित मतलब अ के बिना, आधे है। तो उदाहरण देखिए, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। लड्डू, बुद्धू, है ना। तो ये जो तिरछी रेखा है ये कौन से वर्ण है? आधे है, जो अरहित है। इसे क्या, कौन सी रेखा कहते हैं? इस तिरछी रेखा को क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। तो बच्चों ये था आज का हमारा चैप्टर, जिसमें हमने ध्वनियों के बारे में पढ़ा, वर्णमाला के बारे में पढ़ा, और आगत ध्वनियों के बारे में पढ़ा, नुक्ता वाले वर्ण पढ़े हमने, और हलंत पढ़े, है ना। और कौन सा पढ़ा? संयुक्ताक्षर मतलब दो वर्णों के मेल से बने वर्ण संयुक्ताक्षर कहते हैं। और संयुक्ताक्षर हिंदी में कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? श्र, त्र, ज्ञ, श्र। फिर आगत ध्वनि पढ़ी हमने। आगत ध्वनि कौन सी होती है? अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए हमें आगत ध्वनि का प्रयोग करते हैं, और वो कौन सी है? अ। फिर नुक्ता वाले शब्द ज और फ, इन दोनों वर्णों के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगी होती है, उसे कौन सा वर्ण कहते हैं? नुक्ता वाले वर्ण। फिर हलंत यानी एक तिरछी रेखा, जिस किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लगा होता है वह वर्ण कौन से होते हैं?
और रहित वर्ण होते हैं। तो एक संक्षिप्त हम लोग इसका अध्ययन कर लेते हैं। जो पाठ हमने पढ़े उसका संक्षिप्त अध्ययन हम यहाँ पे कर लेते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हाँ, हमने पढ़ा है ना, वर्ण व भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के हम टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर वर्णों के निश्चित क्रम और समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यस, स्वर और व्यंजनों के जो निश्चित क्रम होते हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। स्वरों की मात्रा होती है। हाँ, ये हमें भी पता है, स्वरों की, प्रत्येक स्वरों की अपनी अपनी मात्रा होती है और व्यंजनों की मात्रा नहीं होती है। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? ये भी मैंने आपको बताया था। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। और व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। हाँ, व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वर की सहायता से। प्रत्येक स्वर में, प्रत्येक व्यंजन में कौन सा स्वर मिला होता है? अ। आप बोल के देखिए, क, ख, ग, कोई भी व्यंजन आप बोल के देखिए, उसके पीछे अ का उच्चारण आएगा ही आएगा। और जिसमें हम अ का उच्चारण नहीं लिखते हैं, उसके नीचे हम तिरछी रेखा लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। उस रेखा से हमें पता चल जाता है कि वह अ के बिना है। तो ये था आज का हमारा पाठ, जो हमने वर्ण और वर्ण की बारे में विस्तार से पढ़ा। आप इसे घर पे अच्छे से रीड कीजिए। अब मिलते हैं हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।